हेलो स्टूडेंट्स, अब तक के लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th का जो टॉपिक चल रहा था वाक्य विचार, उस वाक्य विचार के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक वाक्य का अर्थ, वाक्य की परिभाषा, वाक्य होते क्या हैं और वाक्यों का विभाजन किन आधारों पर अलग अलग तरीके से किया गया है, उनको हमने बहुत विस्तृत रूप में जान लिया था। हमने देखा कि वाक्यों के प्रकारों को दो प्रकारों में डिवाइड किया। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। फिर अर्थ के आधार पर हमने अलग अलग टाइप्स उसके देखे और रचना के आधार पर हमने तीन प्रकार के वाक्य देखे। पहला सिंपल सेंटेंस, जिसको सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। दूसरे नंबर पर हमने देखा मिश्रित वाक्य, जिसको हमने कंबाइंड सेंटेंस का नाम दिया। और तीसरे नंबर पर हमने जाना संयुक्त वाक्य, जिनको जॉइनिंग सेंटेंस अंग्रेजी भाषा के अंदर कहा जाता है। आज हम उसी को आगे देखेंगे कि वाक्य का क्रम विभाजन क्या होता है, कि किसी भी वाक्य को जब बनाया जाता है तो एक सार्थक वाक्य का क्रम विभाजन, कि एक वाक्य को बनाने के लिए हमें क्या सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जानेंगे, हम किसी भी वाक्य को बनाते हैं तो सबसे पहले विशेषण, कि विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और यहां पर अगर किसी वाक्य को हम बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जो विशेषता होगी या तो विशेषण पहले आएगा या कर्ता के बाद में आएगा। तो इसका मतलब विशेषण का प्रयोग कर्ता से पहले हो या कर्ता के जस्ट बाद। तो इसका मतलब अगर विशेषण किसी वाक्य के अंदर पहले है तो सबसे पहले विशेषण का प्रयोग, इसके बाद में उस वाक्य का जो कर्ता है, अब वो कर्ता चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, तो वो कर्ता में आ जाएगा। इसके बाद कहीं कहीं वाक्यों के अंदर कर्ता के बाद भी विशेषण का प्रयोग हो जाता है। तो यहां पर दो बार विशेषण लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नहीं कि वाक्य के अंदर दो बार विशेषण का प्रयोग होगा। कर्ता से या तो पहले विशेषण का प्रयोग हो या कर्ता के जस्ट बाद में विशेषण का प्रयोग हो। जब विशेषण आ गया, इसके बाद में आता है आपका कर्म या कर्म का विस्तार। ठीक है, सबसे पहले आ गया हमारा विशेषण, विशेषण के बाद में कर्ता। और यदि किसी वाक्य के अंदर विशेषण पहले नहीं आ रहा और विशेषण बाद में आ रहा है तो कर्ता के जस्ट बाद विशेषण का प्रयोग हो सकता है। तो सब्जेक्ट, देन उसके बाद में आपका विशेषण, और उसके बाद अगला लिखा हुआ है कर्म या कर्म का विस्तार। या तो किसी के अंदर लिखा जाए कि मैं बाजार जा रहा हूं, तो यहां आ जाएगा मैं हो गया आपका कर्ता, इसके बाद में बाजार हो गया आपका कर्म। लेकिन मैं दूसरे ही पल बोलूं कि मैं फल लेने के लिए बाजार जा रहा हूं, तो इसके अंदर बाजार तो जा रहा है लेकिन लेने क्या जा रहा है, इसका मतलब उस कर्म को भी विस्तृत रूप में दिया गया है। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो विस्तारीकरण है वो थर्ड नंबर पे रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आएगा आपका, जब हमने कर्म हो गया, कर्म के बाद में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, कोई भी क्रिया विशेषण, कि मैं बाजार दौड़ते हुए जा रहा हूं, तो यहां पर दौड़ते हुए जो है वो इस वाक्य के अंदर क्रिया विशेषण हो गया। और सबसे अंत में आता है क्रिया या सहायक क्रिया। इस प्रकार से एक वाक्य को जो है बनाने के लिए हम अगर इस सीक्वेंस का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छे वाक्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं हम, वाक्य विचार के अंदर रचना के आधार पर
प्रयुक्त होने वाले वाक्य भेद की रचना के आधार पर किस प्रकार से वाक्यों के भेद बताए गए। हमने 3 प्रकार से संक्षिप्त रूप में जान लिया था। आज सबसे पहले देखेंगे हम सरल वाक्य कि सरल वाक्य क्या होते हैं। पहली चीज, सरल वाक्य में हम जानेंगे जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो तथा एक ही विधेय हो, उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है और सरल वाक्यों को सरल वाक्यों को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। अब एक उद्देश्य और एक विधेय। एक उद्देश्य एक विधेय का मतलब हुआ कि एक या एक से अधिक कर्ता, एक या एक से अधिक कर्ता प्लस एक ही कर्म प्लस एक ही क्रिया। कि वाक्य के अंदर कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन कर्म और क्रिया जो है ये एक एक ही होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि राम, श्याम और सीता तीनों विद्यालय जा रहे हैं तो यहां पर राम भी करता हुआ, श्याम भी करता हुआ, सीता भी करता हुआ। तो एक वाक्य के अंदर एक से अधिक कर्ता तो हो सकते हैं, तो यहां पर लेकिन कर्म और क्रिया जो है वो आपकी एक ही होनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पर बात आती है कि उद्देश्य क्या है और आपका विधेय क्या है। उद्देश्य और विधेय जो है ये वाक्य के दो प्रमुख अंग हैं। क्या है? वाक्य के प्रमुख दो अंग जिनके न होने के कारण हम किसी वाक्य को सही रूप में, उचित रूप में उसकी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, उस वाक्य को सही रूप में नहीं ले सकते। इसलिए वाक्य के अंगों को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य के अंदर आता है किसी भी वाक्य का कर्ता व उस कर्ता से संबंधित विशेषण प्लस कर्ता से संबंधित कारक, तीन चीजें जो है वो उद्देश्य के अंतर्गत आती है। उद्देश्य में आएगा आप तो सब्जेक्ट,
उस वाक्य के अंदर कौन काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन इस काम को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो कर्ता होगा। उस कर्ता से रिलेटेड कोई विशेषण हो तो वो भी हम उद्देश्य के अंतर्गत रखेंगे, और कर्ता से संबंधित अगर कोई भी कारक लगा हुआ है तो वो कारक भी उद्देश्य के अंतर्गत रखा जाएगा। विधेय के अंदर बाकी बचा हुआ जो हमने भी क्रम विभाजन के अंदर पढ़ा, सबसे पहले कर्म व कर्म से रिलेटेड कर्म का विस्तार, दूसरे नंबर पर आपका क्रिया विशेषण, तीसरे नंबर पर क्रिया, और क्रिया के अंदर भी मुख्य क्रिया भी हो सकती है और सहायक क्रिया भी आ सकती है, मुख्य प्लस सहायक क्रिया। इस प्रकार से उद्देश्य और विधेय को हम वाक्य के अंगों के अंदर इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि वाक्य के दो अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के अंदर आ गया आपका कर्ता पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पे आ गया विशेषण, और तीसरे नंबर पे आ गया कर्ता से संबंधित कारक। इसी प्रकार से तीन चीजें जो है, कर्म आ गया, क्रिया विशेषण आ गया, और क्रिया से रिलेटेड कोई भी चीज, ये आपका क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। अब वापस हम सरल वाक्य के अंदर चलते हैं। सरल वाक्य की परिभाषा और उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया कि जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, उनको सरल वाक्य कहा जाएगा। और सरल वाक्यों का दूसरा नाम साधारण वाक्य भी है, जिनको अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। अब ये एक या एक से अधिक उद्देश्य क्या है, तो इसका मतलब हुआ जिन वाक्यों के अंदर अगर कोई कर्ता हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो वो तो आपका हो जाएगा उद्देश्य, और बाकी बचा हुआ पूरा पार्ट जो है, जो कर्म हो, क्रिया विशेषण हो, चाहे क्रिया हो, वो पूरा पार्ट आपका विधेय कहलाएगा। लेकिन उसके अंदर एक ही विधेय होना चाहिए, कर्म और क्रिया आपकी एक ही होनी चाहिए। और सरल वाक्य के अंदर अगला है, सरल वाक्यों में स्टार लगा लो इसको आप यहां पर, सरल वाक्यों में एक दो वाक्य तथा योजक शब्दों का भी प्रयोग नहीं होता है। अगर हम सरल वाक्यों की बात करें तो किसी भी प्रकार के वाक्य, दूसरे जो वाक्य जो हैं, चाहे वो आश्रित वाक्य हो या उपवाक्य हो, इनका प्रयोग जो है वो सरल वाक्य में नहीं होगा। बिल्कुल साधारण तौर पर हमें वाक्य दिखाई देगा, और किसी भी प्रकार के बीच में उन वाक्यों को जोड़ने के लिए योजक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, इनका प्रयोग भी उसमें बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं उन वाक्यों का हम। सरल वाक्यों के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे परिश्रमी व्यक्ति हमेशा सफल होता है। तो यहां पर इस वाक्य के अंदर सफल होना तो ही आपकी क्रिया, इस क्रिया की विशेषता है हमेशा,
तो ये आपका हो गया क्रिया विशेषण। सफल कौन हो रहा है? व्यक्ति सफल हो रहा है, तो ये इस वाक्य का हो गया कर्ता। और इस व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो परिश्रमी है, तो ये हो गया इस वाक्य का विशेषण। अब हमें मालूम है कि उद्देश्य और विधेय हमें देखना है, बिकॉज सरल वाक्य के अंदर एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, बट विधेय में एक कर्म और एक क्रिया ही हो सकती है। तो हम देखेंगे यहां पर विशेषण और कर्ता, यहां तक जो है ये तो हो गया एक उद्देश्य, और यहां से लेकर के ये हो गया आपका एक ही विधेय। तो इसका मतलब हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग ये वाक्य बिल्कुल सही है कि जिस वाक्य के अंदर एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं बट एक ही विधेय होना चाहिए, इसका मतलब इस प्रकार का जो वाक्य होगा वो निश्चित तौर पर सरल वाक्य कहलाएगा। और दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक नया स्कूटर खरीदा, ये भी सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। दूसरा फिर देखते हैं। वर्षा प्रारंभ होते ही पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले गए। तो कहने का मतलब हमने जाना कि वाक्यों का क्रम विभाजन क्या है और वाक्यों के क्रम विभाजन के साथ साथ किस प्रकार से हम रचना के आधार पर जो हमारा पहला प्रकार है सरल वाक्य, सरल वाक्य के अंदर क्या उसकी परिभाषा होती है, कैसे हम सरल वाक्यों को पहचान सकते हैं, वाक्य के अंग क्या हो सकते हैं, दो अंगों में वाक्यों को हमने विभाजित किया, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। जब तक हमें उद्देश्य और विधेय की जानकारी नहीं है तब तक हम किसी भी प्रकार के वाक्यों का विभाजन नहीं कर सकते, वाक्यों में हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र क्या है और सरल या साधारण वाक्य क्या है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।